Now next we come to the history of AI before birth. So we have the gestation of AI. तो इसमें क्या था, सबसे पहला जो हम रिकग्नाइज करते काम AI के अंदर, इट वॉज डन बाय मैक्यूलन पिट्स, और वो 3 सोर्सेज पे था. उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को सिमुलेट करने की कोशिश की, एंड दे शोड दैट एनी फंक्शन कैन बी रियलाइज यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क्स. न्यूरॉन नेटवर्क से हम उसे फंक्शन को रियलाइज कर सकते हैं. तो उनका जो था वो 3 सोर्सेज पे था. उनका जो भी चीज़ें थी वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट थी. एक तो नॉलेज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन. देन दूसरा था अ फॉर्म एन एनालिसिस ऑफ प्रपोजिशन लॉजिक एंड द थियरी ऑफ कंप्यूटेंस विच वॉज गिवन बाय एलन ट्यूरिंग. तो उन्होंने बताया कि कोई भी फंक्शन जिसको हम कंप्यूट कर सकते हैं उसको हम न्यूरॉन से भी बना सकते हैं, और उसका आउटपुट हमें मिल सकता है, जिसमें हम बेसिक प्रपोजिशन लॉजिक जैसे एंड और फंक्शंस हैं वो कर सकते हैं, और आउटपुट कंप्यूट करने के लिए वी कैन यूज़ दिस एलन ट्यूरिंग्स थियरी. तो उन्होंने बताया था ये चीज़. देन उसमें न्यूरॉन्स में क्या, दे हैड बेसिक ऑन ऑफ फंक्शंस बेसिक फंक्शंस के थ्रू उन्होंने इसे बताया था. इसके बाद मिन्स्की एंड एडमंड्स दे बिल्ड द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर इन 19 विच वाज कॉल्ड एज स्नार्क. उसमें 3000 वैक्यूम ट्यूब्स थे. ट्रांजिस्टर्स नहीं यूज़ किया था हम लोगों ने, बिकॉज उस वक्त इन्वेंट नहीं हुआ था. एंड अ सरप्लस ऑटोमेटिक पायलट मैकेनिज्म फ्रॉम B-24 bomber to simulate a network of 40 neurons. So these were the earlier works in AI. Next we come to the birth of artificial intelligence. See, in 1956 एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया, 2 month वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था डार्टमाउंट कॉलेज में, एंड इट वॉज अटेंडेड बाय 10 persons. There were 10 attendees in that particular workshop. तो उसमें क्या डिस्कस किया गया, दे नीड टू फाइंड हाउ टू मेक मशीन्स यूज लैंग्वेजेस, हाउ टू मेक मशीन्स विच कैन यूज लैंग्वेजेस, एंड दे कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्शंस, एंड दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स विच आर ओनली रिजर्व फॉर द ह्यूमंस. यानी ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके जो सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं, वैसे मशीन्स भी कैसे सॉल्व कर हुए. तो ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस की गई. देन द नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज फर्स्ट गिवन बाय जॉन मैकार्थी. इसने सबसे पहले ये नाम दिया था, जॉन मैकार्थी. ज़्यादा ब्रेक थ्रू इसमें हुआ नहीं, मगर इसमें एक ये चीज़ आई कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई इसके अंदर. देन न्यूएल एंड साइमन दे शो दैट दे हैव डेवलप्ड रीजनिंग प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड एज द लॉजिक थियरिस्ट. ये लॉजिक थियरिस्ट प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए काम आता है, एंड यूज सम नॉन लीनियर मेथड्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ गई. देन इट वॉज प्रपोज दैट AI शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट फील्ड. जैसे इसके पहले हमने डिस्कस किया कंट्रोल थियरी है, तो यहाँ पर कंट्रोल थियरी के अलावा ये हमको एक नई फील्ड डेवलप करना है, बिकॉज इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा रहेगा, है ना, इसका बड़ा स्कोप रहेगा. इसमें कैसा है कि हाउ टू डुप्लीकेट ह्यूमन फैकल्टीज़, एंड जैसे क्रिएटिविटी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, और द यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस है, वो सब दूसरी जगह नहीं मिलता. तो देयरफॉर दिस वाज बीइंग कंसिडर्ड एज सेपरेट फील्ड. Next is the early enthusiasm. So it was seen that in the earlier years of AI, बहुत सारे limited successes, मतलब बहुत सारे successes मिले थे in a limited way. तो बहुत सारे जैसे प्रोग्राम्स डेवलप है, जैसे न्यूएल एंड साइमन दे डेवलप द जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर GPS प्रोग्राम. तो उसका क्या था, इट वॉज सॉल्विंग द प्रोग्राम यूजिंग ह्यूमन अप्रोच. इसके अलावा अ प्रोग्राम वॉज डेवलप दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री थियरम प्रूवर. यानी जो हम ज्योमेट्री के बहुत सारे थियरम प्रूव करते, सो मशीन वॉज एबल टू डू दैट. Then checkers program was also developed. Checkers एक game है. So one of the person he made a checkers program. तो इसने चीज़ दिखाया कि शुरुआत में जब हम खेलते थे तो वो कंप्यूटर जो है शुरुआत में it was losing, but as the game progress वो और अच्छा अपने गेम को और अच्छा सुधारने लगा वो, यानी और सामने को डिफीट करने लगा, तो बेसिक लेवल से और हाई लेवल पे खेलने लगा वो. देन मैकार्थी ने जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज डिफाइन किया जिसको लिस्प बोलते हैं, लिस्प, विच वॉज ऑफकोर्स यूज फॉर मोर देन 30 years आफ्टर दैट. तो AI के लिए उसने एक लैंग्वेज, लिस्प लैंग्वेज उसने डिफाइन किया था. देन बिकॉज इन दोज डेज सिस्टम्स बहुत महंगे थे, सो टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड सो एज टू हेल्प द AI रिसर्चर्स. Then analogy program which was also developed, it was able to solve geometry analogy problems which appeared in IQ tests. यानी IQ टेस्ट करने के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसको भी प्रोग्राम
ऐसे प्रोग्राम बने जो इसको सॉल्व कर सके. देन स्टूडेंट प्रोग्राम वॉज डेवलप्ड टू सॉल्व अलजेब्रा स्टोरी प्रॉब्लम. सो ये से बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप हुए ये पर्टिकुलर ईयर के अंदर. सो आफ्टर मच एंथुजियाज्म ये नेक्स्ट जो था वो द डोज ऑफ रियलिटी, अभी हकीकत सामने आ गई. तो इनिशियल बहुत अच्छे खासे रिसर्च हुए और जो रिसर्चर्स थे दे वेर वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट. मैनी ऑफ द रिसर्चर्स, एक किसी ने एक ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि विद इन 10 years वी विल फाइंड अ प्रोग्राम विच कुड इवन बीट द ग्रैंड मास्टर इन गेम ऑफ चेस. खैर वो 10 साल में नहीं हुआ, 40 साल लगे उसको, मगर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ये पर्टिकुलर पीरियड में फेस करनी पड़ी. सबसे पहली डिफ़िकल्टी जो थी, द फर्स्ट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी क्या थी, इट वाज बिकॉज मोस्ट अर्ली प्रोग्राम्स न्यू नथिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर. दे सक्सीडेड बाय मीन्स ऑफ सिंपल सिंटैक्टिक मैनिपुलेशंस. तो जो शुरुआत में जो मेथड यूज़ कर रहे थे वो एकदम सिंपल मेथड यूज़ कर रहे थे और सब्जेक्ट भी मतलब जो ज़्यादा स्कोप ज़्यादा वाइड रेंज पे नहीं किया जा रहा था. एक डिफ़िकल्टी जो अराइज हुई, इट वाज इन केस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन. लाइक रशिया, जो यूएस जो थे उनको रशिया के जो रशियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना था तो उसमें कुछ का कुछ मीनिंग बन रहा था. एक डिफ़िकल्टी यहाँ पर आ गई. देन द सेकेंड काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी वॉज इनट्रैक्टेबिलिटी ऑफ मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट एआई वॉज अटेम्प्टिंग टू सॉल्व. तो इनिशियली जो सक्सेस मिला था, दैट सक्सेस वॉज बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन द प्रोग्राम फॉर माइक्रो वर्ल्ड्स. और जैसे इसको स्केल अप किया गया जो प्रॉब्लम्स को, तो वो मतलब रिजल्ट बराबर नहीं मिल रहा था. ओके, दे वेर टू मच डिफिकल्ट टू फाइंड द रिजल्ट. Then the third difficulty arose because of some fundamental limitations on the basic structures being used to generate intelligent behavior. तो ये तीसरी डिफ़िकल्टी यहाँ पर फेस करनी पड़ी कि जो मॉडल यूज़ कर रहे थे, ओके, दैट मॉडल वे नॉट एबल टू सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ आउटपुट्स. जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क था, तो ये बात देखिए कि न्यूरल नेटवर्क्स अगर 2 इनपुट का था, सो इट वाज अगर हम इनपुट चेंज कर देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा हमने इनपुट चेंज कर दिया. सो देयर वाज अ फेलियर इन दैट पर्टिकुलर केस. सो दिस पर्टिकुलर this period 1960-73, it was like a winter for that particular AI field. Then we had knowledge based systems. Before knowledge based systems, जो भी सर्च हम कर रहे थे, जो भी प्रॉब्लम फाइंडिंग्स जो हमारा था, वो इन एक जनरल पर्पस हम सर्च यूज़ कर रहे थे. नाउ इन केस ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स वी आर गोइंग थ्रू अ डोमेन स्पेसिफिक अप्रोच. एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ही हम सर्च करेंगे और उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे. हम पूरा इन जनरल वो नहीं करेंगे. तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ अ डेंड्रल प्रोग्राम. ये प्रोग्राम 2 साइंटिस्ट लोग ने मिलके इसे डिज़ाइन किए थे. इसका बेसिक क्या है, इन दिस केस we give the spectrograph, whatever readings we are getting, whatever information we are getting from a spectrograph reading, और molecular formula put कर देते थे. तो ये प्रोग्राम क्या करता था, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के देता, दिस कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये इन्फर करके देता था. सो दिस वाज ऑफ कोर्स सक्सेसफुल. ओके, ये अच्छा सक्सेसफुल रहा. नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स में काफ़ी अच्छा इसने मतलब वो किया. इट कुड फाइंड द सोल्यूशन फॉर द नॉलेज बेस्ड सिस्टम. फॉर इन्फरिंग मैकेनिज्म में कैसा था कि वी हैड सम रूल्स, और ये रूल्स कहाँ से डिराइव किए थे, ये रूल्स हमें ऑफ कोर्स इसकी थियरी में से मिल जाते थे कि ये स्पेक्ट्रम ऐसा रहेगा और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहना चाहिए. तो दैट रूल्स वे डिराइव फ्रॉम द थियोरी पार्ट. देन द सेकेंड ब्रेक थ्रू वॉज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल. एक माइसिन प्रोग्राम वॉज डेवलप फॉर डायग्नोनाइजिंग ब्लड इन्फेक्शंस. इसके कुछ 450 रूल्स बनाए गए थे. अब ये रूल्स जो है, ये इसमें और डेंड्रल में डिफरेंस ये था कि माइसिन प्रोग्राम्स वर डेवलप, दिस रूल्स वे डेवलप बाय नॉट थ्रू द थियरी बुक बट बाय कंसल्टिंग द डॉक्टर्स. जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे ही कंसल्ट करना पड़ता था कि ये कैसे ये रूल, जितने भी रूल्स बने दे वर डिराइव फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. एंड देन इफ देयर इज सम अनसर्टनिटी, जैसे सपोज ये पर्सन को उसका भाई सर दर्द हो रहा है और ये दो तीन उसको सिम्टम्स है, तो हम वी कांट से इसको ये पर्टिकुलर बीमारी है, हम ये सोचेंगे हो सकता है कि ये इसको टाइफाइड हो सकता है इसको मलेरिया हो. तो ये जो पार्ट है अनसर्टनिटी को डील कैसे करेंगे, वो भी इसमें यूज़ किया गया था माइसिन प्रोग्राम में. सो दिस 2 प्रोग्राम्स
apart from this, there are many other programs, but these two were more famous, based on which were concerned with the knowledge based systems. So next, R1 जो है, it became the first successful commercial expert system. तो ये क्या है कि many people they started working on expert systems and they gain quite success. So R1 जो सिस्टम था, एक्सपर्ट सिस्टम, ये एक काफ़ी हेल्पफुल था. वन ऑफ द कंपनी दे वेर असेंबलिंग द सिस्टम्स एंड दे सेव्ड अराउंड 40 million a year. And apart from this, many other companies they were doing research on this expert systems, and almost everybody was just working for this building this expert systems. It was so much so that within few years, like from 1980 to 1988, the AI industry grew from few million to billions of dollars. तो ये पर्टिकुलर इसमें हुआ, ये पर्टिकुलर फेज में, that expert systems were built, vision systems and robots were built, and of course we need specialized software and hardware. So more specialized hardware and software built for these purposes. Research will also concentrate on neural networks. Apart from this, more things were concerned, like back propagation learning algorithms were reinvented. Back propagation का मतलब क्या होता है? When we are searching along a particular branch, we can again backtrack and restart from a previous point. तो ये backtracking पर भी काम किया गया. मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स के जो रिसर्च थे, ये दो चीज़ों में कंसर्न थे. द फर्स्ट कंसर्न वाज क्रिएटिंग इफेक्टिव नेटवर्क आर्किटेक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़. तो इसमें ये एक था कि हाउ वी कैन मेक इफेक्टिव नेटवर्क्स, और उसके अच्छे ऐसे एल्गोरिथम बनाए ताकि दे कैन लर्न इट इजीली, लर्न वेरी फास्ट एंड गिव द प्रॉपर रिजल्ट्स. एंड द सेकेंड थिंग विच वॉज कंसर्न वॉज carefully modeling and of the empirical properties of actual neurons and ensembles of neurons. तो न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं, हाउ डू दे प्रोपोगेट द इंफॉर्मेशन, तो ये सब पे काफ़ी स्टडी किया गया इस पर्टिकुलर इसमें. देन AI adopts the scientific method. So it was in that particular period it was thought that why to invent new theories, why don't we work on the existing theory. जो theory पहले से है उसी को और मतलब अच्छा उसी को हम रिसर्च करेंगे, उसी को और अच्छा बनाएंगे, बजाय इसके कि वाई शुड वी ट्राई न्यू थियरीज. ओके, एंड देन वी मस्ट अप्लाई दिस पर्टिकुलर थियरीज ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड नॉट ऑन टॉय प्रॉब्लम्स. तो शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सब सिंपल प्रॉब्लम्स को अप्लाई किया गया, और जब एक्चुअल वर्ल्ड में इसे अप्लाई किया गया तो सिंपल वर्ल्ड में तो वो वर्क कर गए, मगर एक्चुअल वर्ल्ड में, एक्चुअल रियल वर्ल्ड में वो फेल हो गए थे. तो ये था कि वी विल अप्लाई द ऑलरेडी थियरीज अवेलेबल टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. तो इसमें एक था जैसे स्पीच रिकग्निशन है. फॉर स्पीच रिकग्निशंस दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन हिडन मार्कोव मॉडल्स वेर यूज्ड. सो इस वाज ऑफ कोर्स इट गिव सक्सेस and had dominated the AI in recent years. Then for models where for some applications where we have to deal with probability, we are uncertain, we have uncertain things, so for to deal with those things, Bayesian networks was invented for uncertain knowledge. The availability of very large data sets were also advantages. तो पहले जो काम हो रहा था AI के अंदर, इट वाज लाइक वर्किंग ऑन द एल्गोरिथम्स, सिर्फ एल्गोरिथम्स पे वर्क कर रहे थे और सर्च को और एफिशिएंट बना रहे थे. देन केम द डेटा सेट्स. तो ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर हम बजाय एल्गोरिथम पे अगर डेटा सेट्स ज़्यादा हमारे पास हो और उससे हम रिज़ल्ट को फाइंड करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा. एक एग्जांपल भी दिया गया है कि a person had to fill some spaces in the photo. उसे कुछ मतलब फिलअप करना था फ़ोटो के अंदर, मैचिंग फ़ोटोज़ करना था. तो उसको कुछ 10,000 फ़ोटोज़ दिए गए. तो उससे उसने जो उसको रिज़ल्ट मिला, और सेम चीज़ मिलियन फ़ोटोज़ से मिला. तो मिलियन फ़ोटोज़ से जो उसको रिज़ल्ट मिला दैट वेयर मोर एफिशिएंट और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला एज़ कम्पेयर टू लेस नंबर ऑफ फ़ोटोज़.
सो ये बात देखी जाती है कि विथ लार्ज डेटा सेट्स वी कैन गेट more better results. So here we have state of what we can say some of the applications of AI. The first application is robotic vehicles. So a driverless robotic car called as Stanley was made, and it ran through a speed of around 22 miles per hour, and it had sensors, cameras, as well as onboard software. ये onboard software था, they were able to control the steerings, the braking, the accelerator, etc. So driverless cars were tested, and also one more car, CMU's Boss, it won the urban challenge. वो अर्बन मैंने वो एरिया में वो it was obeying the traffic signals, it was avoiding the any type of accidents. ये भी बनाया गया ऐसे cars. Then next application comes the speech recognition. तो speech recognition में क्या है, जैसे suppose if a person is calling any of the airline for booking a ticket, तो वो जो है automatic speech recognize करके वो उसका काम कर दे. Then third is autonomous planning and scheduling. Autonomous planning scheduling में there are many applications. For example, NASA जो है they are sending satellites and spaceships. So अगर उनको communicate करना है space, so they are millions, they are miles apart from Earth. तो उसको कैसे हम control करेंगे? तो they fitted a program in those spaceships or satellites, and they were able to solve the problem by themselves. कुछ भी प्रॉब्लम जनरेट हुआ तो वो अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता था. सो शेड्यूलिंग है, प्लानिंग है, वो अपने आप उसमें होता था. सो वी हैड प्रोग्राम्स इन दैट. देन द फोर्थ इज द गेम प्लेइंग. सो इन गेम प्लेइंग IBM's Deep Blue, दे मेड दिस प्रोग्राम इन 1997. ये जो प्रोग्राम था IBM का Deep Blue, इट डिफीटेड द ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव. उस वक्त ग्रैंड मास्टर था, उसे कंप्यूटर ने हरा दिया. तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि अ ह्यूमन बीइंग लॉस्ट अ मैच, अ चेस गेम टू अ कंप्यूटर. तो वो जो स्कोर 3.5 टू 2.5 से जीत गया था कंप्यूटर. तो ये एक ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू था. देन स्पैम फाइटिंग, द फिफ्थ एप्लीकेशन. स्पैम फाइटिंग में क्या, इट इज सीन दैट millions of spam mails are received, and they are sent around across the network. तो वो क्या करते, they just take out the resources, or they create traffic jam, unnecessary traffic jams create करते हैं. तो there should be a way to find those spam messages. तो ये AI can be used for that particular purpose. Then logistic planning. So with respect to logistic planning, US they developed a program called DART, DART. ये डार्ट प्रोग्राम उन्होंने जो है गल्फ वॉर के टाइम पे यूज़ किया. तो उनके पास जैसे 50,000 व्हीकल्स है और बहुत बड़ा कार्गो है, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कौन से रूट से कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, कैसे जाएगा. तो ये प्लानिंग करने के लिए, इतना ज़बरदस्त जो रिसोर्स को प्लान करने के लिए दे यूज दिस डार्ट प्रोग्राम. तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर वही काम, वो प्रोग्राम अगर वो ट्रेडिशनल मेथड से करते तो कई हफ्ते लग जाते, मे बी टू टेक मैनी वीक्स. जो ये प्रोग्राम में चंद आवर्स में, चंद घंटों में कर दिया. देन वी हैव द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स. तो रोबोटिक्स जो है, रोबोट्स दे कैन बी यूज्ड टू डू वर्क इन सम हैजार्डस एनवायरनमेंट. कुछ ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जाके काम नहीं कर सकते, जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं. तो वी कैन नॉट सेंड ह्यूमन बींग देयर, तो वी कैन सेंड रोबोट्स. तो रोबोट्स कैन डू दोज वर्क्स, एंड लाइक कुछ एक्सप्लोसिव्स क्लियर करना है, वो सब ऐसे काम में वी कैन यूज़ रोबोट्स. देन फाइनली द मशीन ट्रांसलेशन. तो मशीन ट्रांसलेशन में क्या है, if we go to any foreign country, we are unable to understand their language, we can use this machine translation so that we get whatever information we want in our language. So these are some of the applications. Of course there are more than this, so we'll just stop up to here. So thanks for watching, we'll stop here.